बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम लेकर आपका होस्ट, आपका साथी, आपका हमदम न्याज बालम। ये काफ़ी ये तुकबंदियाँ मिलाते हुए न्याज बालम आपकी खिदमत में हर रोज़ की तरह से। मुझे आज एक डायलॉग याद आ रहा था अभी, मगर मैं उसे यहाँ नहीं कहता। स्टेज का डायलॉग था शकील सिद्दीकी और गालिबन सलोमी, जो कराची स्टेज की एक आर्टिस्ट थी। तो ये स्टेज प्ले का उमर शरीफ के एक डायलॉग था, उससे अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टेज पे अमूमन ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते अपने, चूँकि हमारा चैनल तो पाकिस्तान के घर घर में देखा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अब जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। और इसके नाम का भी एक करिश्मा है, चूँकि ये नाम है एपेक्स। तो एपेक्स जो है ये तासुर सिर्फ पाकिस्तानी होने का नहीं है, बल्कि ये सारी कायनात को इसमें जो है समो लेता है। तो पाकिस्तान ही नहीं और पाकिस्तानी ही नहीं दुनिया भर में एपेक्स न्यूज़ को बहुत पजीराई मिल रही है। तो ये तमाम के लिए जो है बहुत ही एक मुक़द्दस हम यहाँ से पैगाम दिया करते हैं। हम कोई वल्गैरिटी यहाँ से अपने स्क्रीन से नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि हम फहाशी और उरियानियत के ख़िलाफ़ बात किया करते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान की क्रिकेट की बात हो तो आज सबसे पहले मैं एक खुशी की खबर देना चाहता हूँ कि कामरान गुलाम तैयार हो। तो जनाब, वो कामरान गुलाम जो मुसलसल यानी अपने डेब्यू पे 100 करने वाला कामरान गुलाम फिर न जाने वो किस गुलाम गर्दिश में आ गया कि उसके बाद उसको मुसलसल नज़रअंदाज किए जाता रहा पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो अब कामरान गुलाम के लिए ये बिलखुसूस देखिए, हम अमूमन चीज़ों को जो है वो एक एंगल से देखते हैं, सिक्के के दो रुख हुआ करते हैं। अमूमन हम लोग जो है वो एक ही जानिब देख रहे होते हैं, उसकी दूसरी जानिब नहीं देखते। मैं यहाँ पर आज सोशल मीडिया को भी उसका भी भला हो, सोशल मीडिया ने भी बहुत जान डाल रखी है। बहुत सारे लोग जो इग्नोर किए जाते हैं, टैलेंटेड हों मगर उनको नज़रअंदाज किया जा रहा हो, तो वहाँ पर सोशल मीडिया उनकी आवाज़ बनता है। तो शायद ये सोशल मीडिया की आवाज़ है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हमारे दोस्तों ने कोई बात की है कामरान गुलाम के हवाले से। तो अब कामरान गुलाम को बुलावा आ गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको इत्तला दे दी है, उनको जो है वो खबरदार कर दिया है, उनको इत्तला दे दी है कि जनाब आप अपनी पैकिंग जो है वो कर लें कि आप मुमकिन है कि अगर वहाँ पर पाकिस्तान के जो गए हुए हैं सऊद शकील, ये यहाँ आके थोड़ा सा फिर समझ में नहीं आ रहा होता कि जो पॉलिसी साज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो करता धरता बैठे हैं, उनकी अक्ल का पैमाना क्या है कि एक बंदे को जो कि अनफिट था उसको पाकिस्तान से बुलवाया आपने। जब शान मसूद की उंगली फ्रैक्चर हुई पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी के दौरान, तो उसके बाद में आपने फौरी तौर पे 2 बंदों को कॉल किया और उसमें से एक बंदा वो उसने जस्टिफाई किया कि वो अहल था और उसको नज़रअंदाज करके ज़्यादती की गई थी और कुदरत का इंसाफ यहाँ पर उसके साथ हुआ। और अब्दुल्ला शफीक वो था भी ग्याना में, चले अगर उसको कॉल भी किया गया था, एक बेहतरीन टेक्निकल एक साउंड बैटिंग करने वाला बैटर है, अगर उसको ग्याना में ही मौजूद था, वहाँ उसको बुला लिया आपने पोर्ट ऑफ स्पेन में, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन एक बंदे को जो पहले से ही अनफिट होने की बिना पर आप उसको छोड़ के गए पाकिस्तान में, उसको आप पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से फ्लाई करके क्या समझ रखा है आप सब लोगों ने मिलजुल कर, हम पाकिस्तानियों को, हम लोगों को आपने शुगर केन समझ रखा है। हम आप लोगों के लिए मेहनत कश मजदूर मक्खियाँ हैं कि हम आप लोगों के लिए जो है वो शहद जमा कर कर के लाएं और आप लोग जो है उससे मज़े लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर इस पर जो है वो न जाने अब कब कोई ऐसा निज़ाम आएगा, कब कोई ऐसा हुक्मरान आएगा कि जो पाकिस्तान में गरीब की सुने और गरीब के इस रुपए पैसे को इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचे कि भाई ये पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के बेरोज़गार नौजवान भी इसमें हिस्सा डालते हैं। हम एक शैम्पू लेते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देते हैं, हम एक नमक की थैली लेते हैं उस पर भी आपको टैक्स देते हैं, इतने टैक्स देते हैं कि समझ नहीं आता।
کہ وہ ہوا کہاں سے آئے گی اب ہمارے پاس. تو اس طرح سے نہ جانے کیوں لوگ اس پیسے کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, عیاشی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم پاکستانیوں پر رحم کیجئے جناب, اور جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ لینا ہو تو اس پر پہلے غور کر لیا کیجئے. آپ لوگوں کو یہ جو بھاری بھرکم معاوضے دیے جاتے ہیں تنخواہوں کی شکل میں, یہ ہم مزدوروں کی, ہم عام پاکستانی کے ٹیکسوں سے یہ تمام ملک کا نظام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. حالانکہ اس میں سے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود جس شخص نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ سعود شکیل کو پاکستان سے اور ویسٹ انڈیز بلایا جائے, تو اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اس نے پاکستان کے روپے پیسے کا ضیاع کیا ہے, اس نے ضائع کیا ہے پیسہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جبکہ سعود شکیل اتنے سارے اخراجات کر کے پاکستان کی عوام کے وہ پہنچ گیا ہے وہاں پر, تو اب کال کیا جا رہا ہے کہ جناب کامران غلام تیار رہے. اس کو فون کر کے بتایا جا رہا ہے, اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ تیار رہیں, سعود شکیل شاید فٹ نہیں ہے. تو یہ شاید اس وقت کیوں نہیں چیک کر لی گئی؟ اس وقت چیک کر لیا جاتا کہ سعود شکیل فٹ ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ اس کو بلایا کس نے, کیسے اس کو جب وہ انفٹ ہے, آج آپ کو پتہ لگ رہا ہے, آپ کو اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ انفٹ ہے, تو اس کا پہلے سے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اس پر پہلے سے آپ نے جو ہے وہ پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھتے, اپنے میڈیکل پینل سے پوچھتے, پھر اس کو سعود شکیل کو بلاتے اگر وہ فٹ تھا. اب وہ وہاں جا کے آپ کو پتہ لگ رہا ہے, اب اس کی واپسی کے بھی آپ, اور یا شاید اسے آپ لے کے جانا چاہیں گے انگلینڈ. خیر, پاکستان کی یہ ایک خوشخبری ہے کامران غلام کے لیے بھی اور لاکھوں پاکستانی کرکٹ فینس کے لیے بھی, کہ ایک مستحق کھلاڑی کو, کہ جو ڈیزرو کرتا تھا, جب پاکستان کا اسکواڈ سلیکٹ ہوا تھا اس وقت بھی یہ ہیو اینڈ کرائی اٹھ رہا تھا کہ کامران غلام کو سعود شکیل کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے, مگر نہیں ہوا. چلیں تب نہیں ہوا, اب قدرت نے جو ہے ایک موقع دیا ہے کہ ایک مستحق کھلاڑی کو جس کا حق بنتا ہے اس کو حق جو ہے وہ دیا جائے کامران غلام کو تیار رہنے کے لیے. لیکن اس میں بھی یہی شرط رکھی گئی ہے کہ جی دیکھیں گے کہ اگر سعود شکیل فٹ نہیں ہوتے. جناب وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کو شروع کریں گے. ویلکم بیک جی. سلسلہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی بات ہو رہی تھی, کامران غلام کی بات ہو رہی تھی کہ اسے بلایا گیا ہے, اسے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے, وہ پیکنگ کر رہا ہے. اور پورے کے پی کے میں بلکہ پاکستان بھر میں اس کے, میں کیونکہ تعصب اور عصبیت کی بات نہیں کیا کرتا, علاقائیت کی بات نہیں کیا کرتا, کامران غلام اثاثہ ہے کرکٹ کا اور پورے پاکستان میں اس کے فینز ہیں, تو اس کو تیاری کے لیے کہہ دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جناب 19 اگست سے سلسلہ شروع کرے گی اپنی جنگ کا, اور یہ جنگ پیار کی جنگ ہے, اپنے ٹیلنٹ کی جنگ ہے, کھیل کے میدان میں ہوگی. اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہونے جا رہی ہے. پہلے ہم بنگلہ دیش میں 2 ٹیسٹ میچز کھیل کے آئے, پھر ویسٹ انڈیز میں بھی 2 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, لیکن اب یہ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے. WTC میں پاکستان کی یہ جو آخری ویسٹ انڈیز کے خلاف فتح پاکستان کو نصیب ہوئی ہے, اس کے بعد میں وہ جو پاکستان کی ٹیم باٹم پر تھی, 9 ملکوں میں, 9 دیشوں میں, 9 کرکٹ کھیلنے والی قوموں میں پاکستان کی ٹیم آخری نمبر پہ تھی, 9ویں نمبر پہ تھی. اور یہ جو ایک فتح نصیب ہوئی پاکستان کو, اس کے عوض اب یہ انعام ہوا ہے پاکستان کا کہ پاکستان کی ٹیم 9ویں سے اٹھ کر 8ویں نمبر پہ آ گئی ہے. اور اگر پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں بھی اچھی کارکردگی دکھاتی ہے, جیتتی ہے, تو پھر یہ پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ اوپر جائے گی, مزید اوپر چلی جائے گی, 7ویں نمبر پہ بھی آ سکتی ہے. اور اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ دیکھیے پاکستان کی ٹیم نے جناب پچھلے جو 8 میچز مسلسل ہارے, اور اس میں سے 7 میچز جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیم نے, ابتدا ہوئی تھی 2023 دسمبر 24 کی جنوری میں, جب پاکستان کی ٹیم نے 3 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے آسٹریلیا میں, اور کپتان ہمارے سبز قدم کپتان شان مسعود تھے, ابتدا کر رہے تھے وہ اپنی کپتانی کی, اور آسٹریلیا ان کو وہ سر منڈھاتے ہی اولے پڑے والی بات تھی. تو ان کو جناب 3 ٹیسٹ میچوں میں مسلسل
तीनों टेस्ट मैच उन्होंने हारे थे और 3-0 से वाइट वॉश हुए थे। इस वजह जनाब इन्होंने पहला मैच खेला था पर्थ पे, वो भी हारे, फिर मेलबर्न पे दूसरा टेस्ट खेले, उसमें भी शिकस्त हुई, और सिडनी में तीसरा मैच भी इनकी नाकामी पर ख़त्म हुआ था, और इस तरह से इनको पहला वाइट वॉश हुआ था पाकिस्तान की टीम को शान मसूद की कप्तानी में। उसके बाद में फिर दिसंबर 2024 में, यानी वो आगाज़ 2024 था जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ था, फिर उसके बाद में दिसंबर ये इख्तिताम में 2024 था, और उस वक्त भी 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की टीम इन्हीं कप्तान की शान मसूद की कप्तानी में साउथ अफ्रीका गई खेलने के लिए, और पहला मैच सेंचुरियंस में हारे और दूसरा मैच केप टाउन में। इस तरह से 2-0 से यहाँ पे भी वाइट वॉश हुए, यानी शान मसूद और वाइट वॉश लाजिमो मलजूम समझे गए। यहाँ मोहर लग गई कि जनाब शान मसूद अगर कप्तान हैं तो फिर लीजिए जनाब, आप जो अवे जाके सीरीज़ खेलने जा रहे हैं उसमें आपको धन्यवाद, आप इसमें जनाब वाइट वॉश ही होंगे। फिर अब इसी 2026 में मई जून में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के दौरे पे गई, और उस वक्त भी तब्दीली की हवाएं चल रही थी, मगर लोगों ने उन हवाओं के आगे बंद बांधा और एक मरतबा फिर शान मसूद को ही कप्तान करके बांग्लादेश भेजा, और उन्होंने फिर वहाँ से भी यही खबरें आईं, उधर से उन्होंने फिर वही खबरें पहुंचाई कि यहाँ पे भी 2 मैचों में पाकिस्तान की टीम को वाइट वॉश हुआ, और ये सिलसिला चलना शुरू हुआ था 2023 दिसंबर में, और ये चलता रहा 2026 के वस्त तक। फिर उसके बाद में आखिर तंग आमद बजंग आमद, तो शान मसूद को कप्तानी से फारिग करना पड़ा। बड़े बादल नखास्ता जनाब, और सीने पे पत्थर रखकर शान मसूद को कप्तानी से हटाया गया, क्योंकि उसके पीछे हमारे साहिली शहर का पूरा मीडिया खड़ा हुआ था। और मैं अब यहाँ किसी छोटे मोटे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं नजम सेठी साहब की बात करने जा रहा हूँ, जो पाकिस्तान का एक मुदब्बिर, एक बहुत ही मुस्तहकम स्ट्रॉन्ग मीडिया शख्सियत हैं, सहाफ़ी हैं, और उनका एक बार वो एक बड़े मीडिया के एंकर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि जी मैं और तो किसी से नहीं डरता, मगर एक साहब का नाम लिया कि जी इनके मैं जो है इनसे डरता हूँ। तो वो अब उनको फिर तो जनाब पर मिलेंगे ना, उनको तो पर लगेंगे। अब जब उनकी इतनी वाहवाह और नजम सेठी जैसा एक ताकतवर मीडिया शख्सियत करेगी तो फिर वो कहाँ फिर काबू आते हैं। तो उनका दबाव अपनी जगह मौजूद है मुख्तलिफ खिलाड़ियों के हवाले से, और बिलखुसूस जिन पे उनकी मोहब्बत और उनकी शफकत हो, उनको फिर हटाते हुए ज़रा सोचना पड़ता है। वक्त हो गया एक मरतबा फिर जनाब ब्रेक का, बड़ी जल्दी जल्दी ब्रेक हो रहे। मुझे अगले इस ब्रेक के बाद में अगली मंजिल पे आपसे मैं मुलाकात करता हूँ। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी एक मीडिया की ताकत की, और मीडिया अगर किसी को जो है वो पीछे उसके खड़ा हो तो फिर ज़रा पॉलिसी साजों को सोचना पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। बिलाखिर बहरहाल पाकिस्तान मुकद्दम है, पाकिस्तान के लिए फिर ये सोचना पड़ा और ये फैसला लेना पड़ा, और शान मसूद से जो है वो विदाई ली गई, और शान मसूद की जगह फिर बाबर आजम ही का नाम। और बाबर आजम वो खिलाड़ी हैं कि जिनकी मुसलसल कारकर्दगी है। जो दौरा इंग्लैंड पे पाकिस्तान की टीम जा रही है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ लोग तो बहुत बातें करते हैं कि जनाब वहाँ शान मसूद ने, जनाब शान मसूद ने जो पिछली हमारी 2020 में हमने सीरीज़ खेली थी जाके इंग्लैंड में, तो उसमें पहला टेस्ट मैच ही जो है वो अजहर अली कप्तान थे उस वक्त, वो इंग्लैंड से हम 3 विकेटों से जो है वो हारे थे। लेकिन उसके बाद में फिर अगले 2 मैचेस ड्रॉ हो गए थे, और उसमें जो सबसे बड़ा चमत्कार था वो जनाब अब्रे करम का था। ऐ अब्रे करम आज इतना बरस, तो वो इतने बरसे बादल, बारिश हुई, और बारिश की वजह से अगले दोनों टेस्ट जो है वो ड्रॉ हो गए थे। लेकिन उसमें जो पहला टेस्ट खेला था हमारी टीम ने, वो खेला था जनाब, उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो हारी थी, लेकिन टॉस जीता था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 326 रन किए थे। और यहाँ वो एक इनिंग्स है जिसको बार बार कहा जाता है कि जी शान मसूद का बड़ा एक्सपीरियंस है, शान मसूद का बड़ा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में।
साहब इंग्लैंड में शान मसूद साहब ने एक इनिंग्स खेली 153 रन की, पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स, उसमें 319 बॉलों का उन्होंने सामना किया था। यकीनन एक काबिल ज़िक्र वो इनिंग्स थी उनकी, 18 चौके लगाए थे, 2 छक्के। इसके अलावा जनाब बाबर आजम उन्होंने 69 रन किए थे और शादाब खान ने 45 रन की इनिंग्स खेली थी। स्टीवर्ट ब्रॉड ने 3 और जोफ्रा आर्चर ने भी 3 आउट किए थे। क्रिस वॉक्स ने जो कि इस सीरीज़ के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए थे इंग्लैंड की जानिब से, उन्होंने 2 आउट किए थे 43 रन के एवज। इंग्लैंड की टीम ने जवाब में किए 219 रन। ओली पॉप ने जो कि एक मरतबा फिर कॉल किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये 3 टेस्ट मैचों की जो सीरीज़ के पहले 2 टेस्ट मैचेस हैं उनके लिए जो खिलाड़ियों को रिकॉल किया गया उनमें ओली पॉप भी शामिल हैं। ओली पॉप ने 62 रन किए थे, जॉश टेलर ने 38 किए थे और स्टीवर्ट ब्रॉड ने 29 रन किए थे। पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह आज याद आएंगे। यासिर शाह जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में शुरू करेगी तो यासिर शाह यकीनन याद आएंगे। 4 आउट किए थे उन्होंने और उन्होंने 2 मरतबा 4-4 की कारकर्दगी दिखाई थी। 4 आउट किए थे उन्होंने 66 रन के बस। और शादाब खान जो कि इस दौरे में टीम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने 13 रन के बस 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान की टीम 107 रन की पहली इनिंग्स में लीड ले पाई थी और 107 रन की लीड लेकर पाकिस्तान की टीम वो टेस्ट मैच हार गई थी। यानी कमाल है ये। अजहर अली की कप्तानी में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की टीम ने 107 रन की लीड ली पहली इनिंग्स में और इसके बावजूद ये मैच पाकिस्तान की टीम हार गई थी। तो पाकिस्तान की टीम ने जो दूसरी इनिंग्स खेली उसमें महज 169 रन पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी और उसमें कोई बैट्समैन नहीं चला था। टॉप स्कोर किया था यासिर शाह ने, जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक गुगली बॉलर थे और बॉलिंग ऑलराउंडर थे वो, लेकिन ऑलराउंडर तो इतने कोई बड़े नहीं थे। बहरहाल उनकी शनाख्त उनकी राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग ही थी, मगर यहाँ उन्होंने 33 रन की इनिंग्स खेली थी। और वो जो अभी वेस्ट इंडीज़ के दौरे तक पाकिस्तान की टीम के बैटिंग कोच थे, सेलेक्टर भी हैं और कराची में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग सेंटर को भी वो चलाते हैं, असद शफीक साहब, वो लाडले जो हैं उन्होंने 29 रन किए थे। मोहम्मद रिजवान ने 27 रन और आबिद अली ओपनिंग बैट्समैन थे, शान मसूद भी उसमें ओपन कर रहे थे तो उन्होंने 20 रन किए थे। अजहर अली ने 18 रन किए थे। स्टीवर्ट ब्रॉड ने 3 आउट किए थे 37 रन के बस। क्रिस वॉक्स और स्टोक्स ने 11-11 रन देके, बेन स्टोक्स जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उन्होंने 2-2 आउट किए थे। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए जनाब 276 रन दरकार थे चौथी इनिंग्स में और उन्होंने 7 विकेटों पे 277 रन कर लिए, जिसमें जनाब क्रिस वॉक्स ने 84 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी। जॉश बटलर ने 75 रन की इनिंग्स खेली थी और कप्तान जो रूट, अच्छा ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो रूट उस जो आखिरी पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया 2020 में, उसमें भी जो रूट कप्तान थे और अब इत्तफाक देखिए कि एक मरतबा फिर जो रूट ही को कप्तानी इंग्लैंड की जो है मिली है और स्टीफन फ्लेमिंग इस टीम के अब नए कोच हैं जो कि मैकलम की जगह उनको जो है वो कप्तान कोच बनाया गया है। तो इन्होंने जो रूट ने 42 रन किए थे। यासिर शाह ने एक मरतबा फिर 99 रन के बस 4 आउट किए थे। अब्बास आफरीदी और नसीम शाह ने 1-1 विकेट ली थी और इस तरह से जो है इंग्लैंड की टीम ने पहला मैच जीता था। उसके बाद में दूसरा टेस्ट मैच उसमें पाकिस्तान ने फिर एक मरतबा टॉस जीता था और 236 रन किए थे पहले इनिंग्स में। इसमें रिजवान ने 72, आबिद अली ने 60 और 47 रन किए थे बाबर आजम ने, और शान मसूद सिर्फ 1 रन करके आउट हो गए थे। स्टीवर्ट ब्रॉड ने 4 आउट किए थे 56 रन के बस, और जेम्स एंडरसन जो रिटायर हो चुके हैं अब उन्होंने 3 आउट किए थे 60 रन के बस। लेकिन फिर उसके बाद में बारिश शुरू हो गई थी 110 पे। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में 4 आउट थे तो बारिश शुरू हो गई और मैच ड्रॉ हो गया। तीसरा टेस्ट जो है उसमें टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले बैटिंग की और फिर उन्होंने मार मार के भुरकस भर दिया। 583 रन किए
8 विकेटों पर एक टेस्ट की ट्रू इनिंग्स खेली, क्योंकि टेस्ट मैचेस में अमूमन 500 से कम रन नहीं बना करते थे। अब तो 250-300 रन पे मैच का फैसला आ जाता है। तो 583 रन किए थे, जिसमें जैक क्रॉली ने 267 रन की शानदार पारी ली थी। जॉश बटलर ने 152 रन। इसमें जनाब पाकिस्तान ने 117 पे जो है 6 आउट कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद ये क्रिस वॉक्स और मैं दूसरे टेस्ट मैच की बात कर गया। तीसरे टेस्ट में जनाब ये 152 रन किए थे जॉश बटलर ने। रिजवान ने दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने जब 273 रन किए, इनके 583 के जवाब में पहले इनिंग्स में 267 किए थे जैक क्रॉली ने, जॉश बटलर ने 152। तो पाकिस्तान ने इसके जवाब में जब बैटिंग की तो 273 रन पर पाकिस्तान की टीम ढेर हो गई थी। इसमें कप्तान अजहर अली ने एक जिम्मेदाराना कैप्टन इनिंग्स खेली थी, 141 रन की। इसके अलावा रिजवान ने 53 रन किए थे और जेम्स एंडरसन ने 5 फर्क किया था, 5 आउट किए थे 56 रन के बस। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम 273 के बाद फिर 187 पे 4 आउट हो चुके थे। बाबर आजम 63 रन और आबिद अली 42 रन, अजहर अली 31 रन बना सके थे। एंडरसन ने 2 आउट किए थे 45 रन दे के। उसके बाद में फिर एक मरतबा बारिश जो है वो सामने आ गई और पाकिस्तान की टीम एक अगला मैच भी शिकस्त से बच गई थी, क्योंकि इंग्लैंड ने सिर्फ 1 इनिंग्स खेली थी और पाकिस्तान ने 2 इनिंग्स खेली थी। लेकिन दूसरी इनिंग्स अभी जारी थी कि पाकिस्तान की टीम जो है उसको बारिश ने आके बचा लिया। अब जनाब एक खबर चलते चलते पाकिस्तान के नेशनल चैंपियंस कप की भी मैं करता चलूँ। ये 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान में खेला जाना है। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान ग्रीन्स इसकी क़यादत करेंगे शादाब खान, और पाकिस्तान वाइट्स इसकी कप्तानी करेंगे साइम अयूब, साहबजादा फरहान पाकिस्तान ब्लूज़ की कप्तानी करेंगे और शाहीन आफरीदी पाकिस्तान गोल्ड की क़यादत करेंगे। ये 4 टीमें बनाई गई हैं और इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि 2027 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए एक पूल बनाना है, जिसमें 22 से 25 नौजवान खिलाड़ियों का और सीनियर्स का और जूनियर्स का एक इंतखाब किया जाएगा। ये पूल बनाया जाएगा जो कि 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, कि जो नवंबर दिसंबर में यहाँ जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में, और ये नमीबिया पहली मरतबा किसी वर्ल्ड कप का मेज़बान होने जा रहा है। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में तो इससे कबल भी दोनों के इश्तराक से एक मुश्तरका तौर पे मेज़बानी वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की कर चुके हैं। लेकिन ODI 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नमीबिया की टीम एक तीसरे शरीक के तौर पे जो है वो शामिल की जा रही है और उसके लिए तैयारियां जारी हैं। सारी दुनिया में टीमें जो है वो उसके लिए तैयारी कर रही हैं। और देखें कि पाकिस्तान का ये जो प्लान किया जा रहा है 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या यही जो 4 टीमें बनी हैं, क्या यही लड़के इन्हीं में से चुने जाएंगे, या ये जो टीम पाकिस्तान की इंग्लैंड गई हुई है, वेस्ट इंडीज़ से होकर अब इंग्लैंड जा रही है, तो क्या इनमें से भी कोई खिलाड़ी, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान के कप्तान होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें अंदर से आ रही हैं। और फिर जिस तरह से असद शफीक के लिए बाबर आजम ने ख्याल जाहिर किया है कि उनको ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम का हिस्सा होना चाहिए, तो इससे यही इशारे मिल रहे हैं कि यकीनन बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत के उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। आज के प्रोग्राम के लिए जनाब एपेक्स न्यूज़ से क्रिकेट दमादम के लिए न्याज़ बालम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।